नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दोपहर के 2 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की खास खबर। मेरे साथ मैं हूं आपके साथ मुस्कान अबीर। एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं बदायूं से। ये बड़ी खबर है, बदायूं जामा मस्जिद मामले पर सुनवाई टल गई। अब 17 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। जामा मस्जिद विवाद पर सुनवाई स्थगित कर दी गई है। यूपी के बदायूं में नीलकंठ महादेव मंदिर और जामा मस्जिद के बीच चल रहे विवाद में आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारणवश सुनवाई टाल दी गई है। दरअसल जिला बार के अधिवक्ता मोहम्मद असलम के निधन के कारण शोक के चलते वकील न्यायिक कार्यों से दूर रहेंगे, जिससे सुनवाई स्थगित कर दी गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। इससे पहले शनिवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर टिप्पणी की थी। इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील मुकेश पटेल ने दावा किया था कि जहां वर्तमान में जामा मस्जिद स्थिर है, वहां पहले नीलकंठ महादेव का मंदिर था, जिसमें शिवलिंग स्थापित था। आरोप है कि मस्जिद के निर्माण के समय इस शिवलिंग को हटा दिया गया था। 2022 में हिंदू नेता मुकेश पटेल ने इस मामले को लेकर बदायूं की जामा मस्जिद के खिलाफ एक केस दायर किया था, जिसके बाद कोर्ट में बहस के दौरान हिंदू पक्ष ने प्रतिवादी पक्ष से ये सवाल पूछा कि सर्वे कराने से वो क्यों डर रहे हैं। प्रतिवादी पक्ष के वकील अनवर आलम ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सर्वे का आदेश महज माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। इस मामले में अब तक सुनवाई के बाद 10 दिसंबर को कोर्ट में अंतिम बहस पूरी की जानी थी, लेकिन अब अगली सुनवाई 17 दिसंबर को तय की गई है। सुनिए मुस्लिम पक्ष के वकील का क्या कुछ कहना है। की जो डेट पड़ी है नीलकंठ जामा मस्जिद वाले केस में, तो जो कार्रवाई आज होनी थी, जो बहस हमारी आज होनी थी, अब वो 17 दिसंबर को होगी, क्योंकि आज एक वकील साहब की डेथ की वजह से कंडोलेंस हो गई है, कोई काम नहीं हो रहा है अदालत में। तो अब 17 को वो बहस होगी। हमारा कहना यह है इस मुकदमे में कि ये मुकदमा चलने के लायक नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ कानूनी खामियां ऐसी हैं कि इसका जो दावा है, अर्जी दावा, वो इसी स्टेज पर खारिज हो जाना चाहिए। पहली बात तो ये कि इसमें हमारे खिलाफ कोई कॉज ऑफ एक्शन, वाद कारण नहीं शो किया है प्लेंटिफ ने, वादी ने, कि किस वजह से वो हमारे खिलाफ ही दावा लाए हैं। वाद कारण नहीं है। दूसरी चीज ये है कि 1991 का एक्ट है कि जो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस इबादतगाह की, चाहे वो किसी भी मजहब की इबादतगाह रही हो, उसकी जो पोजीशन 15 अगस्त 1947 को थी, वही पोजीशन बरकरार रखी जाएगी। उसमें देखिए 17 दिसंबर जामा मस्जिद विवाद पर अब सुनवाई टाल दी गई है। बदायूं जामा मस्जिद मामले में सुनवाई इसलिए टाल दी गई है क्योंकि एक अधिवक्ता की डेथ हो गई, जिसके चलते तमाम वकीलों ने न्यायिक कार्य करने से मना कर दिया, और यही वजह है कि सुनवाई को अब 17 दिसंबर तक टाल दिया गया है। 17 दिसंबर को अब अगली सुनवाई होगी। आज यानी कि 10 दिसंबर को आखिर सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल कुछ कारणवश इस सुनवाई को टाल दिया गया है। सीधा आपको बदायूं लिए चलते हैं। साबिर मलिक संवाददाता जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साबिर, 10 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई होनी थी और अब 17 दिसंबर को हो गई है। कारण जो वश था वो भी समझ में आ गया, लेकिन जिस धैर्य के साथ 2 साल इंतजार किया, क्या अभी भी वो धैर्य बरकरार है उन वकीलों की और उन पक्षधारों की? आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी वकीलों को जो बहस जारी है, आज चूंकि जो है यहाँ पे एक वकील की डेथ हो जाने की वजह से कोर्ट की सुनवाई नहीं हो सकी और अगली सुनवाई अब 17 दिसंबर को होगी। अब आपको बता दूं यहाँ की जनता में जो है इस मामले को लेके एक बेचैनी का आलम है कि आखिर ये किस करवट जो है ये मामला जाएगा। मुस्लिम पक्ष का जहां तक मैं आपको बता दूं, मुस्लिम एडवोकेट जो अनवर आलम साहब हैं, उनका कहना यह है कि ये मुकदमा जो है सुनवाई योग्य नहीं है। इस मुकदमे में कोई जो है ये मस्जिद जो है 850 साल पुरानी है। मंदिर के जो है किसी भी तरह के यहाँ पे साक्ष्य मौजूद नहीं है।
वहीं हिंदू पक्ष की मैं बात करूं तो उनका ये कहना ये है कि अभी तो मुस्लिम पक्ष की सुनवाई चल रही है। जब हमारी सुनवाई होगी तो सारी जो है हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और पूरा यहाँ पे जो हम मजबूत पक्ष की तरफ से हम यहाँ पे लड़ रहे हैं और ये जो है वो यहाँ पे मंदिर होने के साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। अब तक की सुनवाई में साबिर क्या कुछ साबित हो सका? जो हिंदू पक्ष है और जो मस्जिद के कमेटी के मेंबर्स हैं उन दोनों ने क्या कुछ पक्ष रखा और किस तैयारी के साथ अब आगे बढ़ने की तैयारी देख रहे हैं आप ये दोनों को? मैं आपको बता दूं कि अभी तक यहाँ पे कोर्ट की सुनवाई हुई, उसके बाद यहाँ पे वक्फ बोर्ड की सुनवाई हुई। अब जो कि मुस्लिम पक्ष की अभी सुनवाई चल रही है, मुस्लिम पक्ष की सुनवाई पूरी होने के बाद में हिंदू पक्ष की सुनवाई होगी, उसके बाद भी कुछ कहा जा सकेगा इस पक्ष में। लेकिन हालात ना बिगड़े, क्योंकि ये संभल हिंसा मामला हाल फिलहाल में हुआ, जुम्मा 4 दिन नहीं हुआ। अब यहाँ पर मामले की सुनवाई तो टाल दी गई है, लेकिन हालात तनावपूर्ण जरूर बने होंगे। इसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है ताकि लोगों के बीच कोई हिंसक झड़प ना हो? यहाँ के जितने भी मुख्य चौराहे सभी पे जो है चलिए साबिर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 17 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी और सुनवाई में अब देखना है कि कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आता है। 10 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन कुछ कारणवश इस सुनवाई को टाल दिया गया है। तो फतेहपुर से बड़ी खबर मिल रही है। नूरी जामा मस्जिद का अवैध हिस्सा गिरा दिया गया है। 1 महीने पहले नोटिस जारी किया गया था, आज बुलडोजर चला दिया गया है। 1 माह पहले पीडब्ल्यूडी विभाग ने नोटिस दिया था, मस्जिद का अवैध हिस्सा आज पीडब्ल्यूडी ने गिरा दिया है। मौके पर पुलिस और आरएएफ की तैनाती भी देखी गई। रोड की जद में आ रहा था मस्जिद का कुछ हिस्सा। नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे मस्जिद कमेटी के लोग। हाईकोर्ट से स्टे न मिलने से बुलडोजर का एक्शन देखा गया। तो फतेहपुर में नूरी जामा मस्जिद का अवैध हिस्सा आज पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा गिरा दिया गया। 1 महीने पहले पीडब्ल्यूडी विभाग ने मस्जिद प्रशासन को नोटिस जारी किया था, जिसमें यह बताया गया था कि मस्जिद का कुछ हिस्सा रोड की जद में आ रहा था। आज प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उस अवैध हिस्से को ढा दिया। मस्जिद के इस अवैध निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी ने 1 माह पहले मस्जिद प्रशासन को नोटिस जारी किया था, लेकिन मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे रोकने की कोशिश की थी। हालांकि हाई कोर्ट से स्टे न मिलने के कारण आज प्रशासन ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस और आरएएफ की तैनाती की गई थी ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती रही। प्रशासन का कहना था कि यह कदम सड़क की चौड़ीकरण के उद्देश्य से उठाया गया है ताकि यातायात में कोई रुकावट न आए और सड़क का विकास सही तरीके से किया जा सके। मस्जिद प्रशासन और स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन कानून के मुताबिक इस अवैध निर्माण को गिराने का निर्णय लिया गया। फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी रहेगी और मस्जिद प्रशासन द्वारा नए निर्माण को लेकर प्रशासन से बातचीत की जा सकती है। तो एक तरफ मस्जिद कमेटी का ये कहना है कि सांस्कृतिक विरासत को क्षति होगी, तो वहीं कोर्ट के आदेश पर एक्शन हुआ है, ये प्रशासन का भी कहना है। तो इस तरीके के जो मस्जिद के कमेटी हैं उनका भी कहना है कि ये काफी साल पुरानी धरोहर है और ऐसे में इसको तोड़ना गलत है। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ लखनऊ में जन आक्रोश देखा गया। हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ मार्च निकाला गया। लखनऊ विश्वविद्यालय से हजरतगंज चौराहे तक मार्च निकाला गया। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी के बड़े नेता संघ परिवार के लोग भी शामिल होंगे। आज लखनऊ विश्वविद्यालय से मार्च निकालेंगे। वीएचपी, बजरंग दल समेत तमाम हिंदू संगठन के लोग शामिल होंगे। बांग्लादेश हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के बैनर तले ये प्रदर्शन होगा। तो बांग्लादेश में हो रही हिंसा और हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आज लखनऊ में जन आक्रोश मार्च आयोजित किया जाएगा। ये मार्च लखनऊ विश्वविद्यालय से हजरतगंज चौराहे तक निकाला जाएगा। प्रदर्शनकारियों का उद्देश्य बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसक हमलों और अत्याचारों के खिलाफ विरोध जताना है।
रामकिशोर पाल संवाददाता लखनऊ से जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रामकिशोर, एक बार फिर प्रदर्शन देखा जा रहा है। रोजाना यहां पर बीजेपी के नेता हो या फिर कोई संगठन हो, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार को लेकर लगातार आवाज हिंदुस्तान से बुलंद हो रही है। आपको बता दें, जैसा कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के विरोध में उत्तर प्रदेश में चाहे देश हो, सब जगह धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसके चलते आज लखनऊ में ये धरने आयोजन किया गया, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय से निकलकर अटल चौराहे पे जाके गांधी प्रतिमा पे खत्म होगी, जिसमें बीजेपी के नेता व जो आरएसएस के लोग हैं वो भी, वह बजरंग दल सहित कई अन्य हिंदू संगठन के लोग इस पद यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही यहाँ से आवाज उठाएंगे कि बांग्लादेश में जिस तरह से अत्याचार हिंदुओं पे हो रहा है, उसके उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार उस पर कुछ आवाज उठाए और वहाँ की सरकार से बातचीत करके हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार से कुछ बातचीत करें। बीजेपी के कई बड़े नेता भी इस प्रदर्शन में जन आक्रोश में शामिल होंगे। कौन कौन से नेता शामिल हो सकते हैं? बहुत से नेता अभी नाम नहीं बता सकते, क्योंकि अभी आना जाना शुरू नहीं। अभी यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय पे आना शुरू हो गए, छात्र संगठन के लोग आ रहे, लेकिन अभी बीजेपी के नेता कोई ऐसा नहीं शामिल है जो बड़ा नेता हो। तो जब ये मार्च निकाला जाएगा वीरपाल, इस दौरान प्रशासन का क्या अलर्ट देखा जा रहा है और कितनी भारी संख्या में लोग एकत्रित हो सकते हैं वहां पर? जैसा कि प्रदर्शन चालू है प्रदेश में, और जहाँ लखनऊ में भी प्रदर्शन कई जगह किए गए हैं बांग्लादेश के खिलाफ, जिसमें जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां हैं, पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और यहाँ पे एकत्रित भी है। पुलिस आराम से पद यात्रा ये निकलवाएगी, जो कि हर जन तक जाएगी। वीरपाल, हालांकि ये जो मार्च है वो पैदल मार्च होगा, लेकिन आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, जो प्रदर्शन में नहीं शामिल होंगे, जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपना कार्य करते हुए नजर आएंगे, उनको कोई परेशानी ना हो, उसके लिए क्या कुछ प्रशासन की तरफ से आदेश दिया गया है? कोई रूट डाइवर्ट की गई है? नहीं, जैसा कि आपको बता दें, सीधा रूट लखनऊ यूनिवर्सिटी से हजरतगंज का है। पुलिस ने पूरी तरह से, क्योंकि कल ये संदेश मैसेज दे दिया गया था, जिसके चलते प्रदेश की जो यहाँ सुविधा है व्यवस्था उसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए पूरी तरह पुलिस मुस्तैद है, और ये जो पद यात्रा है बहुत ही आराम से निकाली जाएगी। ठीक है, आराम से निकाली जाएगी। लेकिन रामकिशोर, यहाँ पर जानकारी दीजिए, क्योंकि कुछ पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं वीडियो में, कुछ क्या स्लोगन्स है पोस्टर में, क्या कुछ बांग्लादेश को संदेश देने की यहाँ पर जो मेंटेनेंस है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं संघ की तरफ से, बीजेपी की तरफ से? किस तरीके की तैयारियां देख पा रहे हैं स्पीच? देखो कि हाथों में बैनर पोस्टर है जिसमें लिखा है बांग्लादेश जैसे बहुत से हिंदू पे अत्याचार बंद करो, और प्रदेश के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ भी ऐसा कहा गया कि वो भी वहाँ के लोगों के लिए आवाज पहुंचे और उनकी जो यहाँ से हिंदुस्तान से मदद हो। ठीक है रामकिशोर पाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से लाइव रामकिशोर पाल संवाददाता जुड़े थे, और कुछ ही देर में पैदल मार्च निकाला जाएगा, जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जिसमें बीजेपी के नेता और संघ के कई नेता भी मौजूद होंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद सीधा खबरों की ओर बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर सोमवार की दोपहर राजस्व विभाग की टीम पहुंची। इस टीम ने
नायब तहसीलदार, शत्रु संपत्ति के परिवेशक और कई लेखपाल और कानूनगो भी शामिल थे। जौहर यूनिवर्सिटी में जो शत्रु संपत्ति है उसकी DGPS यानी डिफरेंशिएशन ग्लोबल पोजीशन सिस्टम मशीन से उसकी जांच की गई। लगभग 3 से 4 घंटे राजस्व विभाग की टीम आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में मौजूद रही। बता दें, इससे पहले भी कई बार तहसील से राजस्व विभाग की टीम आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति की निशानदेही का सीमेंट के पिलर लगा चुकी है। इस शत्रु संपत्ति को आजम खान के कब्जे से अपने कब्जे में कर चुकी है। बहरहाल कल राजस्व विभाग की टीम ने आधुनिक मशीन द्वारा शत्रु संपत्ति के जो गेट है, उन गेट में कितनी जमीन है, उस गेट में कितनी जमीन है, उन सब की जांच की। DGPS मशीन ने 30 किलोमीटर के सर्किल एरिया में जमीन की जांच की जा सकती है। इसी मशीन द्वारा एक्यूरेट शत्रु संपत्ति की जांच की गई। तो शत्रु संपत्ति की जांच की गई है। अब देखना यह है कि क्या कुछ और भी निकलकर सामने आता है। खबर लखनऊ से, बीजेपी आज तय करेगी चुनावी रणनीति। सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्र में आज चुनावी बैठक होगी। दोपहर 12 बजे से ये चुनावी बैठक जारी होगी। केंद्रीय चुनाव परिवेशक विनोद तावड़े पश्चिम क्षेत्र की बैठक लेंगे। कानपुर क्षेत्र के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक लेंगे। अवध क्षेत्र के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह बैठक लेंगे। तो वहीं पश्चिम क्षेत्र की बैठक गाजियाबाद में होगी। अवध क्षेत्र की बैठक लखनऊ में होगी। ब्रज क्षेत्र की बैठक आगरा में होगी। गोरखपुर क्षेत्र की बैठक गोरखपुर में होगी। तो आज अपनी आगामी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जाएगी। ये बैठकें पार्टी के 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में आयोजित की जाएगी, जो पार्टी के आगामी चुनाव के लिए एक मजबूत रणनीति बनाने में मदद करेगी। दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाली इस बैठकों में पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश नेता हिस्सा लेंगे। इन बैठकों का उद्देश्य चुनावी तैयारी को सुदृढ़ करना और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करना है। सभी क्षेत्र में विशेष ध्यान इस बात पर होगा कि कैसे बीजेपी अपने वोट बैंक को मजबूती से बनाए रख सकती है और आगामी चुनाव में कैसे अधिक से अधिक सीटें जीती जा सकती है। पश्चिम क्षेत्र की बैठक में पार्टी के केंद्रीय चुनाव परिवेशक विनोद तावड़े हिस्सा लेंगे। वे चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए प्रेरित भी करेंगे। वहीं कानपुर क्षेत्र की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी नेतृत्व करेंगे। वे पार्टी की रणनीतियों को समझेंगे और संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। अवध क्षेत्र की बैठक में धर्मपाल सिंह प्रदेश महामंत्री संगठन प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। इस क्षेत्र की बैठक लखनऊ में होगी, जो बीजेपी का एक प्रमुख गढ़ माना जाता है। बैठक में पार्टी की आगामी चुनावी तैयारी और रणनीतियों पर फोकस किया जाएगा। वहीं पश्चिम क्षेत्र की बैठक गाजियाबाद में होगी। इस बैठक में बीजेपी के प्रमुख नेता चुनावी मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रज क्षेत्र की बैठक आगरा में आयोजित की जाएगी, जहां पार्टी के नेता क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे और अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर फीडबैक लेंगे। अंतिम बैठक गोरखपुर क्षेत्र की होगी, जो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है। यहां पर पार्टी के नेता गोरखपुर के कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। इन सभी बैठकों पर बीजेपी की चुनावी तैयारियां अहम है और पार्टी के नेता इस दौरान आगामी चुनाव के लिए अपनी रणनीति को आगे बढ़ाएंगे। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और जनता के बीच मजबूत संपर्क बनाए और चुनावी मैदान में मजबूती से उतरे। ये बैठकें बीजेपी के लिए आगामी चुनाव में सफलता की कुंजी साबित हो सकती है। तो प्रयागराज से खबर मिल रही है, अटाला मस्जिद मामले पर आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। कल हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई थी, बेंच नहीं बैठने के कारण सुनवाई टाल दी गई थी। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, अटाला मस्जिद मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई कल उच्च न्यायालय में
टल गई थी क्योंकि इस दिन बेंच नहीं बैठ रही थी। अब आज फिर से इस मामले की सुनवाई का अवसर आया है, जिससे स्थानीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक हलकों में इस मामले को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। अटाला मस्जिद मामले में एक विवादित स्थिति सामने आई है, जिसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस मामले में पक्षकारों द्वारा यह दलील दी जा रही है कि मस्जिद से संबंधित भूमि पर किसी प्रकार का विवाद है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। हाल ही में इस मस्जिद से जुड़े कुछ मुद्दे फिर से सुर्खियों में आए थे, जिसके बाद अब कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है। कल की सुनवाई टलने के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले में कुछ और वक्त का इंतजार करना पड़ा। बेंच की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई को स्थगित किया गया था, जिससे संबंधित पक्षों को कुछ और समय मिल गया। हालांकि अब आज इस मामले की सुनवाई के लिए बेंच बैठने जा रही है और दोनों पक्षों के वकील अपने अपने दलीलों कोर्ट में पेश करेंगे। स्वराज्य वाहनी एसोसिएशन द्वारा दायर किए गए मुकदमे में दावा किया है कि वर्तमान में जो अटाला मस्जिद स्थिर है, वो पहले अटला देवी मंदिर हुआ करता था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है, दूसरे दिन है और दूसरे दिन भी दौरा जारी रहेगा, जिसमें उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और गौ सेवा की है। सीएम योगी ने मंदिर में विधि पूर्वक पूजा भी की है और पूजा अर्चना की और धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा भी लिया। इसके बाद उन्होंने गौ सेवा भी की और गायों को चारा भी खिलाया। दूसरे दिन के अपने दौरे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में दूर दराज से लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे। सीएम ने एक एक करके फरियादियों की समस्याओं को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। कार्यक्रम में लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। फरियादी अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। एक एक करके सीएम ने सभी की फरियाद सुनी और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी फरियादी निराश न लौटे और उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो। इस दौरान पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देशों को त्वरित और प्रभावी तरीके से लागू करने का आश्वासन दिया। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर होनी चाहिए और इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। तो गोरखपुर में आयोजित इस जनता दर्शन कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। सीएम के साथ उनकी टीम के सदस्य भी उपस्थित थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।